यहाँ पे अब हम क्वेश्चन सीरीज का 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के। तो इस चैप्टर के भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे और इन 10 क्वेश्चन में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मान लीजिए कोई पॉन्ड है और उस पॉन्ड के अंदर में एक डक पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर डक स्पीसीज की पॉपुलेशन रहती है जिसमें एक टाइम पे 200 डक पाई जाती हैं। ठीक है ना। पॉपुलेशन जो इनिशियल पॉपुलेशन दिया हुआ है n नॉट जो दिया हुआ है दैट इज 200, यहीं पर लिख लेते हैं। अब एक साल का टाइम दिया हुआ है, एक टोटल एक साल का हमें क्या दिया हुआ है टाइम, 1 ईयर। एक साल के टाइम में टोटल 80 नई डक्स का बर्थ हो जाता है। जो टोटल नई डक्स कितनी पैदा होती हैं, 80 नई डक्स पैदा होती हैं, जिससे कि एक साल बाद जो फाइनल डक पॉपुलेशन का साइज होता है वो 250 हो जाता है। जो NT दिया हुआ है दैट इज 250। इस पॉपुलेशन के लिए हमें इसका बायोटिक पोटेंशियल R वैल्यू जो होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इस एक साल का निकाल के देना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर कंसेप्ट्स बेसिक क्लियर होते हैं तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो जो जो दिया हुआ है उसको पहले यहाँ लिख लो। इनिशियल पॉपुलेशन साइज आपको 200 दिया हुआ है, लिख लो। जो टाइम दिया हुआ है टोटल, जिस टाइम के लिए हमें कंसीडर करना है वो 1 साल दिया हुआ है, ये भी लिख लो। कितने नए डक पैदा होते हैं, अगर हम बर्थ की बात करें तो 80 डक्स पैदा हुए। अच्छा, डक्स सिर्फ पैदा नहीं होती, एक साल में बहुत सारी डक्स मरी भी होंगी। अच्छा, मरी हुई का डायरेक्ट नंबर हमें नहीं दिया, लेकिन हमें फाइनल पॉपुलेशन साइज दे रखा है 250। अब ध्यान से सोचो, 200 में 80 ऐड करने पे 280 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 250 है। इसका मतलब है 30 डक एक साल में मर गई थी, तो 30 डक की डेथ हो गई। अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली क्या निकालना है, R वैल्यू। ठीक है, R का वैल्यू आपको डायरेक्ट पता ही होगा, आसानी से आ जाएगा। R जो होता है दैट इज बर्थ रेट पर कैपिटा माइनस डेथ रेट पर कैपिटा। इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पे यूज करना है। अच्छा, बर्थ रेट पर कैपिटा या डेथ रेट पर कैपिटा हम कैसे निकालते हैं ये भी समझ लो। बर्थ रेट यानी कि एक साल में कितने पैदा हुए हैं बच्चे, 80, और इनिशियली टोटल साइज कितना था, 200 एक साल का। तो ये बर्थ रेट पर कैपिटा हो गया एक साल का। ऐसे ही डेथ रेट पर कैपिटा देखते हैं तो टोटल डेथ हमने निकाली है 30 और इनिशियली कितने थे, 200, और साल तो एक ही है तो एक से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, तो डेथ रेट पर कैपिटा ये हो जाता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 200, यहाँ से कट जाएगा 1/4 या फिर 0.25। जो R की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, यहाँ पे हमने 0.25। ये ओबियसली इमेजिनरी वैल्यू है ना, तो हमने यहाँ पे 0.25 वैल्यू यहाँ पर ले आए। तो इस तरह से आपको बर्थ रेट पर कैपिटा और डेथ रेट पर कैपिटा निकालते आना चाहिए, है ना। तो ये एक पहला क्वेश्चन था हमारे पास में। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं एक और पार्ट बना देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। एक पॉपुलेशन है इनिशियली जिसका साइज 100 था, है ना। 2 साल का अब की बार हम टाइम दे देते हैं। हम जो जर्नली 1 ही साल का टाइम देते हैं, लेकिन अगर 2 साल का टाइम दे दिया जाए तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आना चाहिए आपको। ये 2 साल का टाइम दिया हुआ है। यहाँ पर जो बर्थ हुआ है 2 साल में वो 100, और जो डेथ हुई है 2 साल में वो 50। अगर आपको ध्यान हो तो फिर टोटल पॉपुलेशन साइज क्या हो जाएगी, फाइनली डेथ और बर्थ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में 150। तो कई बार वो आपको डेथ या फिर बर्थ एक नहीं देता, वो आपको डायरेक्टली सिर्फ फाइनल साइज दे देता है। तो दूसरा वाला आप कैलकुलेट कर सकते हो इससे कंपेयर करके इसको, है ना, तो वो ठीक रहेगा, वो बन जाएगा। अब हमारे पास में R निकालने के लिए बर्थ डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन साइज मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और इसको माइनस करेंगे नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय n नॉट मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास में बर्थ है 100, इनिशियल पॉपुलेशन साइज 100 और टाइम दिया हुआ है 2 साल। तो अब की बार 2 साल को हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। डेथ अगर देखें तो डेथ हुई है 50 डिवाइडेड बाय 100 और 2 साल। जब इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 50। डायरेक्ट अभी माइनस कर दो, नीचे वाला तो सेम ही है। 2 1/4 इज इक्वल टू 1/8, तो 0.125। तो अब की बार ये 0.125 हो जाएगा। ठीक है,
ये जो वैल्यू आएगी ये किस में आएगी, पर इंडिविजुअल, मतलब इतने इंडिविजुअल्स बढ़ते हैं, इतने डक्स बढ़ते हैं पर डक या पर इंडिविजुअल पर ईयर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए इसका जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे पर ईयर था इसीलिए हमने यहाँ से 2 से डिवाइड किया था 2 सालों के लिए, ताकि वो पर ईयर में आंसर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर। इफ अ पॉपुलेशन साइज डबल्स इन 20 ईयर्स देन कैलकुलेट्स इट्स आर वैल्यू। एक पॉपुलेशन है एन नॉड, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो 100 ले लीजिए, अगर एन नॉड भी लेके चलेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 100 लेकर के बच्चों को ईजिली समझ में आ जाता है, इसीलिए आप ये मान के चलिए कि ये 100 हो गया। एन टी जो है दैट इज डबल ऑफ एन नॉड, तो आप ये भी ले सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट रखना चाहें तो 200 रख लें, उसमें ईजिली सॉल्व हो जाएगा। बाकी कोई नंबर तो हमें दिया नहीं हुआ, तो 100 से 200 वो कट जाएगा बाद में, डबल हुआ है सिर्फ। अच्छा, कितने साल में डबल हुआ है, 20 सालों में, 20 सालों में ये डबल हुआ है। अगर ये 20 सालों में डबल हो रहा है तो आर वैल्यू जो है बायोटिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है इसकी वो कितनी होगी, यही हमें यहाँ पे निकाल करके देना है। सिंपल सा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन लगाएंगे, और जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन लगाएंगे तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज़ करेंगे हम। कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन यूज़ करने वाले। एन टी जो है वो 200 है, मतलब 2 एन नॉड है, और ये हमारे पास में 100 है। डायरेक्ट इसको काटना है यहाँ से, अगर आप इसको एन नॉड भी लिख देते, इधर भी एन नॉड लिख देते तो भी ये कट जाता, तो आंसर 2 ही आना था, चाहे आप 200 ले लें या फिर एन नॉड ले लें। और इधर की पावर है ई की पावर आर इंटू टी, हमारे पास में आ गया 2 = ई की पावर आर टी। अब ये ई जो है ना, ये बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, जो नेचुरल लॉग होता है उसका बेस है। अगर नेचुरल लॉग का बेस है ब्रैकेट के अंदर में, तो अगर हम नेचुरल लॉग दोनों साइड ले लें तो नेचुरल लॉग का बेस होने की वजह से जो इसकी वैल्यू होगी वो 1 बच जाएगी। तो पहले हम नेचुरल लॉग दोनों तरफ ले लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉग ln2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा r इंटू टी, क्योंकि e जो है उसकी वैल्यू तो 1 हो गई है, ln ऑफ e, और ln ऑफ e की वैल्यू जो है 1 है, क्योंकि ln जो है वो नेचुरल लॉग है, और नेचुरल लॉग का जो बेस होता है वो e ही होता है। अगर सेम बेस वाला ब्रैकेट में आ जाता है तो वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे हमने अगर लॉग बेस 10 की वैल्यू log 10 रखते हैं तो ये भी 1 होता है, क्योंकि इसका वैल्यू भी 10 है और जो बेस है वो भी 10 है। तो यहाँ पे भी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो ये तो कट जाएगी, ये तो रिमूव कर दो, इतना बचा हमारे पास में ln2 = RT। अब ln को हमें चेंज करना है log में, क्योंकि ln की वैल्यू तो बच्चों को जनरली आती नहीं है, पर log 2 की वैल्यू आपको आती होगी, ये मान के चलेंगे। तो अगर हमें कभी भी log की फॉर्म में चेंज करना हो तो इसके लिए हमें 2.303 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ln अगर हमें log में चेंज करना हो तो हमें यहाँ पर एक वैल्यू ऐड करनी, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, जिसका नाम है 2.303, और ये हो जाएगी RT वैल्यू। अच्छा, log 2 की वैल्यू आपको पता होगी, इसको हमने अप्रॉक्सीमेटली ये ले लिया, log 2 की वैल्यू 0.3010 इज इक्वल टू R इंटू साल कितने दिए हुए हैं, कितने साल में ये डबल हो रहा है, तो जो साल हमें दिए हुए हैं दैट इज 20 ईयर्स। ये तो जो फाइनल R की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2.3 to 10। हमने 20 को 2 × 10 लिख दिया, वो ज़्यादा इजी रहेगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.15, ठीक है, 1.15। अब 1.15 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 4 3.345, नीचे डिवाइड में है 10, तो R की वैल्यू आ जाएगी 0.345, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये मैथ्स है, बाकी यहाँ से यहाँ तक तो मैथ्स था डायरेक्ट, तो वो आपको मैथमेटिक्स आपकी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, फिजिक्स वगैरह आप करते रहते हैं, लेकिन बाकी ये जो कंसेप्ट था वो यहीं तक था।
तो इस तरह से कभी भी पॉपुलेशन डबल होती है तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगा करके जो ln है 2 आ जाएगा और ln2 की वैल्यू log में कन्वर्ट करके 2.303 रखकर उससे मल्टीप्लाई करके log 2 और log 2 की वैल्यू रख के उसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आंसर बहुत ईजिली निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पर एक पॉपुलेशन के लिए कुछ डाटा दिया हुआ है, कुछ वैल्यू दे रखी है जिसका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज 0.1 दिया हुआ है, इनिशियल पॉपुलेशन साइज 50 का दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ है दैट इज 10 ईयर्स। अब इसमें पूछा गया है कि आफ्टर द टाइम 10 ईयर्स 10 सालों के बाद में टोटल पॉपुलेशन साइज कितना होगा। तो ये और घुमा दिया गया है उसी क्वेश्चन को जो पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी को चेंज करके इसको इस तरह से प्लेस किया गया है, इस तरह से प्रेजेंट किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास में टाइम कितना है 10 साल, मतलब यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन लगानी है डायरेक्ट हमें। और इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर इंटू टी, है ना। एन टी हमें जो निकालना है दैट इज एन नॉट जो है दैट इज 50 ई की पावर क्या रखना है हमको को, ई की पावर 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10, है ना, ये हो गया। जब ये फाइनल वैल्यू आएगी दैट विल बी 50 मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर 1। अच्छा, ई की जो नॉर्मल वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है, ई की नॉर्मल वैल्यू 72 अप्रॉक्सीमेटली, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसका कुछ इतना ही रहता है। वैसे 2.718 उतना हमें बायो में तो ज़रूरत होती नहीं है, 2.72 अप्रॉक्सीमेटली हम लेकर के चलेंगे, है ना। डायरेक्ट बस इसका फॉर्मूला रखना है, एन टी इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 2.72 की पावर 1। अब किसी की भी पावर अगर 1 होती है मतलब उसको एक बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2.72। अच्छा, 50 को मल्टीप्लाई करने से अच्छा ना एक और चीज़ होती है, 50 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 100 डिवाइडेड बाय 2, 50 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ऐसे ही लिख लो, सॉल्व करने में ईजी रहता है, क्योंकि 2 से डिवाइड करना हमें बहुत ईजी आता है, 3 6, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 136, तो जो फाइनल पॉपुलेशन साइज आएगा वो 136 आ जाएगा। अच्छा, मान लो अगर ये पॉइंट्स में आ जाता, कई बार बच्चे का डाउट ये रहता है कि भाई मान लो अगर ये इसमें आ जाता, तो बेटा 0.5 इंडिविजुअल का कोई मतलब नहीं होता है, जो सबसे लोएस्ट मतलब सबसे पहला फुल नंबर होता है ना उसी को मानते। मान लो हमारा ऐसा नंबर आ जाता 3, तो हम इसी को मानते, क्योंकि पॉइंट में नंबर का कोई मतलब नहीं है। 0.8 आ जाता तो भी हम इसी को लेते, 136, इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हमारा इस आंसर में तो एग्जैक्ट आंसर आ चुका है, तो यहाँ पे तो हमें 136 ही डालना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस वाले तरह के क्वेश्चन को भी, जो पहले वाले क्वेश्चन को मॉडिफाई करके बनाया गया है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन अ प्रीडेटर एंड अ पैरासाइट। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं प्रीडेटर और पैरासाइट से रिलेटेड। इनमें से हमें ये पता करना है कि भाई कौन सा ऐसा पॉइंट है जो उन दोनों के बीच में करेक्ट डिफरेंस को आइडेंटिफाई करता है। प्रीडेटर और पैरासाइट एक तरह का इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है जिसमें प्रीडेटर को फ़ायदा होता है, प्रे को नुकसान होता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो पैरासाइट को फ़ायदा होता है, होस्ट को नुकसान होता है। पर किस तरह का फ़ायदा किस तरह का नुकसान यहाँ पर दिखने को मिलता है हमें ये समझना पड़ेगा, है ना। पहले बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस में। जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, प्रीडेटर ऑलवेज किल्स द होस्ट, ठीक है, चेक करते हैं अभी भी। पैरासाइट ऑलवेज किल्स द होस्ट, ठीक है, चेक करते हैं। प्रीडेटर इज अ शॉर्ट टर्म रिलेशन, ठीक है, पैरासिटिज्म इज अ शॉर्ट टर्म रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट ये सिखाकर ये क्वेश्चन आपको जाएगा। पहले हम प्रीडेशन और पैरासिटिज्म के बारे में जो बेसिक चीज़ें होती है, जो बेसिक बातें होती है ना, उनको यहाँ पे कवर कर लेते हैं, उनसे आपको काफ़ी आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा। देखो बेटा, प्रीडेटर होता क्या है। प्रीडेटर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खुद का खाना ना बना पाए, तो वो दूसरे किसी को फीड करता है और फीड करने के बाद में अपनी बॉडी के अंदर डाइजेशन करता है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं प्रीडेटर, जो फीड करे या फिर ईट करे सम अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्रीडेटर 2 टाइप के होते हैं, इसमें कंफ्यूजन होता है इस वाले पॉइंट में बच्चों को, हर्बीवोरस या हर्बीवोर प्रीडेटर्स और कार्निवोर प्रीडेटर। देखो, जब हम प्रीडेटर टर्म बोलते हैं ना तो जनरली बच्चे कार्निवोर को ही प्रीडेटर मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। हर्बीवोर जो है वो भी तो प्लांट्स को खा रहा है,
बट प्लांट्स को भी खाने के लिए खा तो रहा है ना वो किसी को। हमने बोला प्रीडेटर की डेफिनेशन जो फीड करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को। अगर कोई प्लांट को भी खा रहा है, प्लांट भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, तो वो भी प्रीडेटर में ही आता है। तो हर्बीवोरस प्रीडेटर भी होते हैं और कार्निवोरस प्रीडेटर भी होते हैं, पर ज़्यादातर जब हम बोलते हैं तो कार्निवोरस प्रीडेटर के लिए ही चीज़ें बता रहे होते हैं। अच्छा, हर्बीवोरस प्रीडेटर और कार्निवोरस प्रीडेटर में भी एक डिफरेंस होता है कि जनरली जो हर्बीवोरस प्रीडेटर्स होते हैं ना, वो प्लांट का कुछ पार्ट खाते हैं, वो पूरा प्लांट नहीं खाते। हो सकता है वो प्लांट का कोई फ्रूट खा ले, उसका सीड खा ले, हो सकता है सीड खाते हो सकता है उसका फ्रूट खाते हो सकता है उसका वेजिटेटिव पार्ट लीफ खाते हो, लेकिन वो पूरा प्लांट कभी भी नहीं खाते। ये पक्की चीज़ है कि हर्बीवोर 99% हर्बीवोर्स जो होते हैं ना, कोई पार्ट खाते हैं। अगर वो प्लांट का कोई पार्ट खाते हैं तो क्या वो पूरा का पूरा प्लांट मर जाता है? नहीं। तो हर्बीवोर्स ज़्यादातर उस प्रे को किल नहीं करते। हर्बीवोर्स नॉर्मली डू नॉट किल, या यूजुअली लिख सकते हो कि आप ज़्यादातर कंडीशन में ये किल नहीं कर रहे होते। वहीं पे अगर हम कार्निवोर्स की बात करें तो ज़्यादातर केस में, या यूजुअली आप बोल सकते हो, किल्स द प्रे। यूजुअली ये प्रे को मार देते हैं। कार्निवोर है भाई, लायन है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, दूसरे एनिमल को खाना चाहिए। ये एनिमल कुछ भी हो सकता है, ये कोई हर्बीवोर भी हो सकता है, ये खुद कार्निवोर हो सकता है। तो लायन को ने मान लो डियर को खाया, जो कि खुद एक हर्बीवोर है। अब इसने दूसरे को खाया तो जनरली यूजुअली जो क्या कहते हैं कार्निवोर होता है ना, वो अपने प्रे को मार देता है, लेकिन हर्बीवोरस प्रेडेटर अपने प्रे को नहीं मारता। अच्छा, इन दोनों रिलेशन में देखो, क्या ये बहुत बड़ा रिलेशन है? टाइम वाइज अगर देखें तो डियर और लायन जो आपस में साथ में इंटरेक्ट करते हैं वो बहुत थोड़े टाइम के लिए इंटरेक्ट करते हैं। लायन डियर को मार के खा जाता है, थोड़ा टाइम का इंटरेक्शन है। तो जो प्रीडेशन वाला रिलेशन होता है ना, वो स्मॉल टाइम के लिए होता है, या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ज़्यादा अच्छे से हम टाइम के लिए शॉर्ट यूज़ करते हैं। तो जो प्रीडेशन वाला रिलेशन होता है दैट इज़ फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, छोटे ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर भी चिड़िया आएगी, वो सीड को खा करके चली जाएगी, या गाय भैंस आएगी, वो पत्तों को खाकर चली जाएगी। तो ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। अब दूसरा बात करते हैं पैरासिटिज्म। अब पैरासिटिज्म जो है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, पैरासिटिज्म क्या होता है? जब कोई एक एनिमल या एक ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी हो सकता है, जनरली एनिमल ही पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, या बैक्टीरिया फंजाई बिहेव करते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करे, और डायरेक्टली उससे डाइजेस्टेड फूड लेता हो, वो उसका बॉडी पार्ट फूड डाइजेस्ट ना करे। मान लो ये होस्ट है और ये यहाँ पे पैरासाइट चिपका हुआ है। होस्ट अपनी बॉडी में सिंपल फूड डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन करता है, खाना ऑब्टेन करता है, खाने को सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट करता है, और इस सिंपल फूड को डायरेक्टली पैरासाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पैरासाइट क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको हम एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। ये होस्ट को खाता नहीं है, ये होस्ट की बॉडी से जो सिंपल डाइजेस्टेड फूड है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका तो फायदा हो जाता है, और होस्ट का खाना खत्म होता है, इसका नुकसान होता है। तो प्लस माइनस टाइप का ये भी इंटरेक्शन है। पर प्रॉब्लम ये है कि भाई जब ये इसका खाना ले लेगा तो होस्ट क्या होता है, धीरे धीरे वीक होने लगता है, वीक हो जाएगा, इसका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगा, ये बहुत अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ये अपने आप को प्रीडेटर से बचा नहीं पाएगा। अगर भागने की बारी आई, मान लो इस होस्ट को किसी प्रीडेटर ने देख लिया, तो इसको भागने की बारी आएगी, पर इसके पास तो खाना वैसे ही कम है, इतने कम खाने में ये अपने आप को सर्वाइव करवाने या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने में कैपेबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये प्रीडेटर इसको आकर के मार देगा, या हो सकता है ये वीकनेस की वजह से मर जाए, इसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इतना कम है कि अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाए। अब अगर ध्यान से देखो तो पैरासाइट को होस्ट से लगातार खाना मिलता है। अब लगातार खाना मिलता है, इसका मतलब ये बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलना चाहिए, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलना चाहिए भाई, तभी तो जितने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलेगा उतना ही पैरासाइट का फायदा है। जब तक होस्ट जिएगा उतने टाइम के लिए उसके खाने का जुगाड़ हो चुका है। तो इसका मतलब पैरासाइट ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए होस्ट जो है वो सर्वाइव करता रहे, भले से उसको नुकसान झेलना पड़ता है होस्ट को, लेकिन वो सर्वाइव करता रहेगा। तो लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब यही है कि पैरासाइट उसको डायरेक्टली किल नहीं करता। जो बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि पैरासाइट
अपने होस्ट को किल भी नहीं करता है। तो बहुत सारे पैरासाइट अपने होस्ट को मारते नहीं है, बस उसको वीक कर देते हैं और उससे डायरेक्ट खाना एब्जॉर्ब करते रहते हैं। पैरासाइट की ही एक क्लास होती है पैरासिटॉइड। ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो 100% अपने प्रे को, होस्ट को किल कर देते हैं। ये 100% किलिंग करते हैं। लेकिन ये एक टाइप के पैरासाइट है भाई। हमने तो जर्नल पैरासाइट की बात की है, तो जर्नल पैरासाइट अपने होस्ट को नहीं मारना चाहता। वो तो अपने होस्ट को बहुत लंबे समय तक चाहता है कि वो जीता रहे, तभी उसको खाना मिलेगा। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन इंटरेक्शन हो गया। अब हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। पहला डिफरेंस इसमें लिखा हुआ था कि भाई प्रीडेटर जो है ना वो ऑलवेज किल्स द होस्ट। हमने पहले ही देख लिया कि भाई प्रीडेटर में जो हर्बीवोरस प्रीडेटर्स होते हैं वो तो प्लांट्स को कभी भी किल नहीं करते। यूजुअली वो किल करते ही नहीं हैं। वो तो सिर्फ उसका कुछ पार्ट खा लेते हैं, सीड खा लेते हैं, पत्ता खा लेते हैं, फ्रूट खा लेते हैं, बट जनरली उसको मारते नहीं हैं। इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो गलत है। प्रीडेटर हर समय अपने होस्ट को नहीं मारता, ये गलत पॉइंट है। पैरासाइट ऑलवेज किल्स द होस्ट, ये भी गलत है। पैरासाइट भी हमेशा अपने होस्ट को किल नहीं करता है ना। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे, प्रीडेटर इज अ शॉर्ट टर्म रिलेशन। बिल्कुल सही बात है। जो प्रीडेशन वाला रिलेशन है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। प्रीडेटर अपने प्रे को खा करके चला जाता है, तो वो बहुत टाइम के लिए आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, तो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप। बिल्कुल सही बात है। पैरासिटिज्म इज अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, नहीं, ये गलत बात है। पैरासिटिज्म तो बल्कि उल्टा लंबे टर्म के लिए चलता है। जितने ज़्यादा टर्म के लिए चलेगा पैरासाइट को उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो पैरासिटिज्म कोई शॉर्ट टर्म रिलेशन ना होकर के लॉन्ग टर्म रिलेशन है। बड़े टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए चल रहा दिखाई दे रहा होता है। तो ये हमारे पास में ही पॉइंट हो गया जिसमें थर्ड ऑप्शन ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय म्यूचुअलिस्टिक टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन। दो पॉपुलेशन है, मान लो ए और बी, और ये आपस में म्यूचुअलिस्टिक बेनिफिशियल एसोसिएशन शो कर रहे हैं। म्यूचुअलिस्टिक बेनिफिशियल का मतलब होता है जहाँ पे दोनों को फ़ायदा हो। ए बी को कुछ फ़ायदा पहुँचा रहा है और बी ए को कुछ फ़ायदा पहुँचा रहा है। तो जब दोनों को फ़ायदा मिलता है ना म्यूचुअलिज्म में, तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बातें होती हैं कि ये ऑब्लिगेटरी होता है। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप जो होता है ना दैट इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब इस तरह का इंटरेक्शन अगर ऑर्गेनिज्म को नहीं मिलेगा तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते। ए के बिना बी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता और बी के बिना ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। ए और बी को जब साथ में प्रेजेंट होते हैं तभी ये साथ में सर्वाइव कर सकते हैं। अकेले अकेले दोनों में से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अच्छा, अगर मान लो किसी एक का एक्सटेंशन हो जाता है, कोई एक एक्सटेंट हो जाता है, तो मैंने बताया था कि एक के बिना दूसरा सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर एक खत्म हो गया तो बी इसके बिना सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, इसका अपने आप एक्सटेंशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं को एक्सटेंशन। ठीक है। अगर ए अपने अंदर में इवॉल्व करता है, भाई टाइम के साथ में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है, मतलब ए के अंदर में कुछ चेंज आता है, तो उसी तरह का चेंज बी को भी अपने अंदर में लाना पड़ेगा ताकि ये अभी भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप प्रेफर कर पाए। तो अगर ए अपने अंदर में इवोल्यूशन लेकर के आ रहा है तो बी को भी अपने अंदर इवोल्यूशन लेकर के आना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो इनके अंदर में जो इवोल्यूशन होता है दैट इज को इवोल्यूशन, साथ साथ इवोल्व करते हैं। ठीक है। अब हम ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोई बहुत मुश्किल है नहीं। को एक्सटेंशन, अगर एक एक्सटेंट होगा तो दूसरा अपने आप एक्सटेंट हो जाएगा। ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है, बिल्कुल होना ही चाहिए। को इवोल्यूशन, ये भी बिल्कुल दिखाई पड़ता है, ये भी दिखाई पड़ता है और को इवोल्यूशन भी दिखाई पड़ता है। अगर एक के अंदर इवोल्यूशन हो रहा है तो दूसरे के अंदर में इवोल्यूशन होना ही पड़ेगा। कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर, अगर ये ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, और ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप का मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे के बिना ये सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिया था, तो बस इसी को हमें टिक करना था। ठीक है ना। तो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हमेशा सारे यूज़ करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द गिवन आर रिलेटेड टू प्रीडेटर्स। इनमें से कितने जो हैं ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्रीडेटर से जुड़े हुए हैं, जो प्रीडेटर को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला मेथड है बायो कंट्रोल एजेंट। भाई प्रीडेटर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम में कि वो प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। मान लो हमारी बॉडी नेचर में लायन पाया जा रहा है, शेर पाया जा रहा है, तो ये शेर किसको खाता है? डियर को खाता है ना। ये शेर किसको खाता है? डियर को। अच्छा, जब ये डियर को खाएगा
तो क्या डियर की पॉपुलेशन कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा या फिर एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो सकती है? नहीं इंक्रीज़ हो सकती। तो मतलब डियर की जो पॉपुलेशन साइज़ है ना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है लायन। तो ये अपने प्रे पॉपुलेशन के साइज़ को कंट्रोल करता है। सेम यही मेथड हम यूज़ कर सकते हैं बायो कंट्रोल ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग करते टाइम हमारे पास में प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमारी क्रॉप प्लांट्स होती हैं, इन क्रॉप्स पर बहुत सारे पेस्ट या फिर इंसेक्ट्स लग जाते हैं। अब इंसेक्ट्स को मारने के लिए या तो हम केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, लेकिन केमिकल पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल एक लिमिटेड टाइम के लिए या फिर लिमिटेड कंसंट्रेशन में ही किया जा सकता है। उसके बाद तो वो भी हार्म करने लगता है। तो इसके बजाय हम क्या करते हैं आज के टाइम पे, जो इन इंसेक्ट्स के प्रीडेटर्स होते हैं, इनके जो प्रीडेटर्स होते हैं उसको उस फील्ड में छोड़ देते हैं। तो ये प्रीडेटर क्या करता है, इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखता है। इसकी पॉपुलेशन को ज़रूरत से ज़्यादा वो इंक्रीज़ होने ही नहीं देगा। तो जब उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी तो हमारा जो लॉस होगा वो उतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही बात है कि बायो कंट्रोल एजेंट में यूज़ करने के लिए प्रीडेटर टाइप ऑफ रिलेशनशिप का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड है मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन एन एरिया। अब देखो स्पीसीज डाइवर्सिटी प्रे कैसे मेंटेन करेगा, वो भी प्रे पॉपुलेशन की स्पीसीज डाइवर्सिटी वो कैसे मेंटेन कर सकता है। जो प्रीडेटर होता है ना, मान लो हमारे पास में यहाँ पे एक प्रीडेटर है जो कि दो इंसेक्ट्स को खाता है, इंसेक्ट ए और इंसेक्ट बी। ये दो अलग अलग इंसेक्ट की पॉपुलेशन है, ये दोनों को फीड करता है। क्योंकि ये इंसेक्ट एक ही जगह पर पाए जाते हैं तो ये आपस में इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन करेंगे। भाई कैसा कॉम्पिटिशन करेंगे? इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। जितना ज़्यादा ए होगा, जितना ज़्यादा बी होगा, उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा। लेकिन प्रीडेटर जो है ना, वो ए की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करके रखता है, उसको भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने देता अनरीजनेबली, और बी की पॉपुलेशन को भी अनरीजनेबली इंक्रीज़ नहीं होने देगा। जब वो इन दोनों की पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने देता, कंट्रोल में रखता है, तो इनके बीच में जो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है उसको मेंटेन करके रखता है। और ये जो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है ना, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अगर मान लो प्रीडेटर ना होता और ये ए और बी के बीच में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाता कि कंपटीशन की वजह से इनमें से एक का एक्सटेंशन हो जाता, जिसको हम बोलते हैं गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आपने गॉस का जब एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते हैं कंपटीशन वाले चैप्टर में, कंपटीशन वाले टॉपिक में, तो हम बताते हैं कि भाई अगर बहुत इंटेंस कंपटीशन होता है तो जो वीक कॉम्पिटिटर होता है, जो अच्छे से कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था, वो एक्सटेंट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन प्रीडेटर इस पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि प्रीडेटर इसकी भी पॉपुलेशन को कम करके रखता है और इसकी भी पॉपुलेशन को कम करके रखता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। हाँ बिल्कुल, प्रीडेटर जो है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को एक एरिया में बना करके रखता है, किसी को एक्सटेंट होने नहीं देता। तीसरा पॉइंट है लीड्स टू द एक्सटेंशन ऑफ प्रे स्पीसीज। अभी हमने इस पॉइंट को समझ ही लिया कि भाई प्रे स्पीसीज का वो एक्सटेंशन नहीं करता, वो प्रे स्पीसीज का प्रोटेक्शन करता, उनके बीच में कंपटीशन को कम कर रहा होता है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत है कि लीड्स टू एक्सटेंशन, नहीं, वो तो बल्कि प्रोटेक्ट करता है। कंड्यूट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी को एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पहुंचाने के लिए एजेंट्स की तरह काम करता है या फिर कंड्यूट्स की तरह काम करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे पास में मान लो ये घास है, ये ग्रास है, अच्छा ग्रास को खाने वाला जो प्रीडेटर होगा वो हर्बीवोर होगा। इसका जो प्रीडेटर होगा वो कौन होगा बेटा? हर्बीवोर, है ना। अच्छा, हर्बीवोर को जो प्रीडेटर खाता है वो कौन होगा? कार्निवोर। तो जो एनर्जी ग्रास के अंदर स्टोर्ड थी वो हर्बीवोर तक, कार्निवोर तक कैसे पहुंचेगी? हर्बीवोर्स के थ्रू। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हमेशा प्रीडेटर की मदद से ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में हो रहा होता है। तो ये कंड्यूट्स या फिर एजेंट्स होते हैं फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी हमारे पास में सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन पर। सेवन्थ क्वेश्चन में कुछ ग्राफ दे रखे हैं, पॉपुलेशन साइज ग्राफ, जिसमें पहला ग्राफ ये है, सेकंड ग्राफ ये है और थर्ड ग्राफ ये है। हमें इन ग्राफ को आइडेंटिफाई करना है और ग्राफ से देख करके ये बताना है कि भाई कौन से टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन ये शो कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द ग्राफ गिवन बिलो, पॉपुलेशन साइज ग्राफ, एंड लेबल या आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटरेक्शन दे रिप्रेजेंट। किस तरह का पॉपुलेशन इंटरेक्शन वो शो कर रहे हैं वो हमें आइडेंटिफाई करके बता। अब ये जो क्वेश्चन है, पहले हमें एक एक करके ग्राफ एनालाइज करना होगा। अगर हम पहले ग्राफ को ध्यान से देखें तो पॉपुलेशन ए जो है वो हमें येलो कलर के ग्राफ से बना रखा है और बी जो है वो ग्रीन कलर वाले ग्राफ से बना रखा है। अब इनके ना पीक्स को ऑब्जर्व करिए। जब ये पीले वाले ग्राफ का पीक आता है यहाँ पे, ये जो इसका पीक यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एक पीक, और एक पीक यहाँ पे आ रहा है।
ठीक है, ये इसके पीक्स हैं। पीक्स का मतलब है कि इसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो फ्लक्चुएट कर रही है वो मैक्सिमम यहाँ तक आती है। अच्छा, बी का पीक देखिए, बी का पीक यहाँ पे आ रहा है, मतलब ए से तो कम ही है, ठीक है, मतलब जो बी की मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो ए से कम है। पहली तो ये चीज़ समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ एक और समझ में आ रही है कि जब ए पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उसके कुछ टाइम बाद में बी की पॉपुलेशन मैक्सिमम होती है, और जैसे ही बी की पॉपुलेशन मैक्सिमम हो जाती है तो उस टाइम पर ए की पॉपुलेशन नीचे की तरफ होती है, कम साइड पे होती है। मतलब इन दोनों की जो पॉपुलेशन है ना वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। जब ए की पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो धीरे धीरे बी की पॉपुलेशन बढ़ती है, और जैसे ही बी की पॉपुलेशन बढ़ रही है ए की पॉपुलेशन कम हो रही है। लेकिन जैसे ही ए की पॉपुलेशन कम हो जाती है बी की पॉपुलेशन वापस से कम होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, मतलब ये बैलेंस भी कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा जो ग्राफ आता है ये प्रीडेटर प्रे का रिलेशनशिप आता है। प्रीडेटर प्रे का जो रिलेशनशिप आता है वो इसी तरह का ग्राफ आता है। आपको मालूम होगा प्रीडेटर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रे पे डिपेंड करता है। तो अगर प्रे पॉपुलेशन मान लो इंक्रीज हुई है, ये प्रे पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, तो अब प्रीडेटर को खाने के लिए बहुत सारे प्रे ऑर्गेनिज्म मिल गए, तो जब उसके पास बहुत सारा खाना अवेलेबल है तो उसकी भी पॉपुलेशन धीरे धीरे अब ग्रो करेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब प्रीडेटर, ये जो बी प्रीडेटर है, जब इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो प्रे की पॉपुलेशन घटना स्टार्ट कर देगी। वो तो उसको खाएगा तो उसकी पॉपुलेशन घटेगी। फिर जैसे ही प्रे की पॉपुलेशन घट जाएगी तो प्रीडेटर के लिए खाना कम अवेलेबल होगा, और खाना कम अवेलेबल होगा तो नेक्स्ट टाइम उसकी भी पॉपुलेशन घटने लग जाएगी। जैसे ही प्रीडेटर की पॉपुलेशन घटेगी प्रे की पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जब प्रीडेटर उसको कम खाएगा, उस पर प्रीडेशन कम आएगा, तो वो प्रे की पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से रिलेशनशिप चलता है, उनकी पॉपुलेशन एक दूसरे को, प्रे की पॉपुलेशन जो है उसके पीछे पीछे प्रीडेटर की पॉपुलेशन चलती है। अगर प्रे की पॉपुलेशन आज ज़्यादा है तो कुछ दिन बाद प्रीडेटर की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और प्रे की कम हो जाएगी, और जब प्रे की कम हो जाएगी तो कुछ दिन बाद प्रीडेटर की भी कम हो जाएगी, प्रे की उल्टा वापस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप है। ठीक है, ये प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप है, लेकिन हम ये कैसे बता सकते हैं कि जो बी ग्राफ है वो प्रीडेटर का है और जो ए है वो प्रे का है? इसका उल्टा क्यों नहीं है? इसका रीज़न ये है बेटा कि अगर ग्राफ को ध्यान से देखें तो जो ए ग्राफ है उसको कौन फॉलो कर रहा है? बी ग्राफ। जो बी ग्राफ है ना वो आगे सेम पीक लेके आता है ए जैसी, जैसे यहाँ पे ए का डाउनफॉल है तो वो आगे चल के डाउनफॉल लेके आएगा। तो एक तो ये फॉलो कर रहा है, ए वाला ग्राफ आगे आगे चल रहा है और बी उसको फॉलो कर रहा है। दूसरा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एक और चीज़ आप याद कर सकते हो कि जो प्रीडेटर की मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज होता है, प्रीडेटर का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज है वो प्रे के मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज से कम होना चाहिए, क्योंकि जो खाना होगा वो ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए और जो खाने वाले हैं वो कम होने चाहिए। तो प्रीडेटर हमेशा कम होना चाहिए और प्रे जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप पीक्स देखो तो प्रे की पीक ऊपर आ रही है और प्रीडेटर की पीक नीचे आनी चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम बी को प्रीडेटर माने और ए को प्रे माने। तो ये बिल्कुल सही ग्राफ है, प्रीडेटर प्रे का ग्राफ है। सेकेंड ग्राफ जो हमने देखा है वहाँ पे ए और बी के बीच में बिल्कुल पैरेलल लाइन जैसा बन रहा है, जैसा ये बिहेव कर रहा है वैसा ये बिहेव कर रहा है। जब इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो उसी टाइम पे इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, जब इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ होती है तो उसी टाइम पे इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ होती है। इसका सिंपल सा मतलब है कि इनके बीच में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिस्टिक प्लस प्लस रिलेशनशिप है। भाई जब दोनों को फ़ायदा मिल रहा है रिलेशनशिप से तो जितनी ज़्यादा रिलेशनशिप होगी उतना ज़्यादा दोनों एक जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर इसकी डिक्रीज़ होगी तो दूसरा वाला अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगा, इसकी इंक्रीज़ होगी तो दूसरा वाला अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। यहाँ पे पैरेलल लाइंस की फॉर्म में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हमें दिखाना रहता है। नेक्स्ट की बात करते हैं थर्ड ग्राफ। अच्छा, इस थर्ड ग्राफ में थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पे मान लो अगर ए इंडिविजुअल या फिर बी इंडिविजुअल अकेले ग्रो करते एक एरिया में, अगर ये दोनों में से कोई भी अकेला होता तो इनका ग्राफ किस तरह से आता? इनका ग्राफ ये जो वाइट वाला आ रहा है ये वाला ग्राफ ऑब्जर्व होता। अगर इन दोनों में से कोई भी इस एरिया में अकेला पाया जाता तो चाहे हम ए की बात करें चाहे बी की बात करें, अगर ये दोनों अकेले होते तो वो इस तरह का ग्राफ दिखाते। लेकिन अगर ये दोनों साथ में ग्रो करते हैं, मान लो इसको और इसको हमने एक एरिया में साथ में डाल दिया तो आपस में ये इंटरेक्ट करते हैं।
और इंटरेक्ट करने की वजह से जो इनका पॉपुलेशन साइज ग्राफ है वो चेंज हो जाता है। जो ए का ग्राफ है वो नीचे आया है, भाई ए का पॉपुलेशन जो ग्राफ है वो नीचे आया है लेकिन अभी भी स्टेबल है। जो बी का है वो भी नीचे आया है लेकिन वो स्टेबल भी नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। अब यहाँ पे अगर पॉपुलेशन दोनों की कम हो रही है, एक दूसरे के प्रेजेंस की वजह से दोनों की पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट आया है, चाहे ए की बात करें चाहे बी की बात करें, दोनों में डिक्रीज आया है। अगर यहाँ पर दोनों में डिक्रीज आया है मतलब कि इसका भी नुकसान हो रहा है और इसका भी नुकसान हो रहा है। अगर दोनों का नुकसान हो रहा है एक दूसरे के होने से, इसका मतलब होता है कंपटीशन। एक ही ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पे दोनों को नुकसान होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंपटीशन। इस कंपटीशन के आउटकम को भी इस ग्राफ से हम बता सकते हैं। भाई अगर इन दोनों में से ए और बी की बात करें तो ज़्यादा बेटर कॉम्पिटिटर कौन है और वीकर कॉम्पिटिटर कौन है? जो इसमें से ए है वो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, वो ज़्यादा बेटर कॉम्पिटिटर है। लेकिन अगर हम बी की बात करें तो दैट इज वीक कॉम्पिटिटर। जो इस बी है वो वीक कॉम्पिटिटर है और ए की बात करें तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। ए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर इसलिए बोल रहे हैं कि इसका जो आर वैल्यू है वो कम रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है बस। लेकिन बी का तो ध्यान से देखो कितना ज़्यादा रिडक्शन आ गया, बिल्कुल ही रिड्यूस हो गया। तो बी जो है वो वीक कॉम्पिटिटर है और ए जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। तो इस तरह से ये तीन ग्राफ आपको बहुत अच्छे से याद रखने, क्वेश्चन इनसे कई बार बन सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है भाई इकोलॉजिकल हायरार्की के बारे में। जो हम इकोलॉजी स्टडी करते हैं उसको कई लेवल्स पे स्टडी किया जा सकता है, आपको पता है। हम ऑर्गेनिज्म लेवल पे स्टडी कर सकते हैं, पॉपुलेशन लेवल पर स्टडी कर सकते हैं, पॉपुलेशन के ऊपर जो इकोसिस्टम लेवल है उस पर स्टडी कर सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे स्टडी कर सकते हैं, बायोस्फीयर लेवल पे, किसी भी लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द गिवन आर रिप्रेजेंट अ स्पीसीज, अ पॉपुलेशन और अ कम्युनिटी। इनमें से कौन एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, कौन एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और कौन एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा। अच्छा, इन तीनों के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। उसमें भी मेजर जो डिफरेंस होना चाहिए वो स्पीसीज और पॉपुलेशन को लेकर के बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई स्पीसीज किसको बोलेंगे, पॉपुलेशन किसको बोलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी रिलेटेड टर्म्स होती हैं। कम्युनिटी तो फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट ये दोनों बिल्कुल सेम होती हैं। तो इसके बारे में हमें पहले एक बार पॉपुलेशन वर्सेस स्पीसीज लिख लेते हैं। पॉपुलेशन वर्सेस स्पीसीज, जब ये क्वेश्चन करेंगे तो भी हमें क्लियर ही होगा, लेकिन एक बार पहले भी लिख लेते हैं। देखो स्पीसीज जो है ना वो वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट है, वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मटेरियल सिमिलर होता है और कई बार वो, अगर हम बायोलॉजिकल स्पीसीज की बात करें तो वो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बेबी बना सकते हैं। ठीक है। तो वैसे तो स्पीसीज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है। उनका जीनोमिक लेवल भी एक लेवल से ज़्यादा मैच करना चाहिए। अगर दो ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज के मेंबर है तो उनका जेनेटिक कंटेंट आपस में सिमिलर होना चाहिए बहुत हद तक। स्पीसीज जो है वो वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे एक टाइगर मिलता है इस जंगल में और दुनिया के किसी दूसरे कोने में किसी दूसरे जंगल में दूसरा टाइगर मिलता है, किसी दूसरे देश में किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में तीसरा टाइगर मिलता है। अब ये तीनों जो हैं ये अलग अलग एरियाज़ में पाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये तीनों क्या हैं, एक सिंगल स्पीसीज। चाहे वो कहीं भी पाया जाए, दुनिया में कहीं पर भी पाया जाता है, टाइगर है तो वो सेम स्पीसीज को बिलोंग करता है। ठीक है। अच्छा, स्पीसीज का कॉन्सेप्ट तो हो गया वर्ल्ड वाइड लेवल पर। मान लो इसमें से ये टाइगर मर गया, तो क्या ये जो टाइगर मर गया ये अभी भी इस स्पीसीज का पार्ट रहेगा? हाँ, ये सेम टाइगर स्पीसीज को बिलोंग करता है। जो टाइगर की कल डेथ हो गई, मान लो एक हफ्ते पहले इस टाइगर की डेथ हो गई, तब भी हम इसको इसी स्पीसीज का पार्ट मानेंगे। ठीक है। पॉपुलेशन के साथ थोड़ा सा बस यही चेंज हो जाता है, पॉपुलेशन के साथ थोड़ा सा यही चेंज हो जाता है। मान लो इस एरिया में, इस फॉरेस्ट में एक टाइगर, इसमें एक टाइगर, इसमें एक टाइगर पाया जा रहा है, तो ये जो पॉपुलेशन है ये एक अलग पॉपुलेशन है, ये एक अलग पॉपुलेशन है और ये एक अलग पॉपुलेशन है। ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे टाइगर होंगे, ये आपस में एक पॉपुलेशन है, ये आपस में एक पॉपुलेशन है,
ये आपस में एक पॉपुलेशन है, ये आपस में एक पॉपुलेशन है। लेकिन ये तीनों मतलब ये सारे के सारे जितने भी हमने बनाए हैं, ये भले से ये एक स्पीसीज़ हैं, सिंगल स्पीसीज़, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग एरियाज़ में पाए जाते हैं तो ये डिफरेंट पॉपुलेशन का पार्ट होंगे। एरिया फिक्स होना चाहिए। तो पहले आपको एरिया डिफाइन करना पड़ता है। वो एरिया छोटा भी हो सकता है, वो एरिया बड़ा भी हो सकता है। भाई एरिया ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ही हो। मान लो कि हमारे पास में एक कल्चर प्लेट है, हमारी लैब में एक कल्चर प्लेट है, उस कल्चर प्लेट में एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ ऑफ बैक्टीरिया की कॉलोनी बन गई, वो ग्रो कर रही है। तो इस बैक्टीरिया की कॉलोनी जो बनी है इस कल्चर प्लेट में, ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक पॉपुलेशन। मान लो कि कोई दूसरी कल्चर प्लेट है, उसमें यही बैक्टीरिया की कॉलोनी बनी हुई है, सेम बैक्टीरिया की कॉलोनी यहाँ पर भी बनी हुई है, तो ये भी क्या हो गई, एक पॉपुलेशन। पर क्या ये दोनों आपस में भी एक पॉपुलेशन है? नहीं, क्योंकि अब की बार हमने एरिया जो डिफाइन किया है वो कल्चर प्लेट, ये अलग कल्चर प्लेट है, कल्चर प्लेट नंबर 2 और ये कल्चर प्लेट नंबर 1। तो ये पॉपुलेशन 1 है और ये पॉपुलेशन दूसरी है 2 है। लेकिन फिर भी ये दोनों सेम स्पीसीज़ को बिलोंग करेंगे, जो इनकी स्पीसीज़ होगी दैट विल बी सेम। ठीक है, अब हम ये समझ में आ गया होगा कि भाई पॉपुलेशन और स्पीसीज़ क्या होता है। पॉपुलेशन के लिए एरिया डिफाइन होना चाहिए या सेम एरिया होना चाहिए, प्लस सेम टाइम पे ज़िंदा होने चाहिए वो। अगर कोई मर गया तो वो पॉपुलेशन का पार्ट अब नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, सेम टाइम पे, जिस टाइम पे हम कंसीडर कर रहे हैं उस टाइम पे वो ज़िंदा रहना चाहिए। अब आती है बात कम्युनिटी की। भाई कम्युनिटी सिंपल सा एक हायरार्कियल ऑर्डर है। अगर हम बताएं कि भाई एक टाइगर है, तो ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, ये एक फॉरेस्ट है, उसमें एक टाइगर पाया जाता है, ये ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, एक फॉरेस्ट में सिर्फ एक सिंगल टाइगर तो मिलता नहीं है, मान लो एक से ज़्यादा टाइगर मिल रहे हैं, तो जितने भी टाइगर इस फॉरेस्ट में, ये क्या बन जाएगी, एक पॉपुलेशन। पर क्या पूरे जंगल में सिर्फ टाइगर ही पॉपुलेशन है, या टाइगर के अलावा और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है? भाई बहुत सारी पॉपुलेशन होती हैं। यहाँ पे डियर की भी एक पॉपुलेशन होगी, एक टाइप का डियर का भी पॉपुलेशन होगा। यहाँ पे एक तरह की घास होगी, उसकी भी पॉपुलेशन होगी, ग्रास। माइक्रोब्स होंगे, उसकी भी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, तो जब हम एक एरिया में मिलने वाली अलग अलग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 2, पॉपुलेशन 3, पॉपुलेशन 4, सारी पॉपुलेशन, हमने तो 4 कंसीडर किए, बहुत सारी पॉपुलेशंस हो सकती हैं। तो जब हम एक एरिया में मिलने वाली सारी पॉपुलेशन को एक साथ कंसीडर करते हैं तो वो बन जाता है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी सिंपल सा हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऑल द पॉपुलेशन फाउंड इन एन एरिया, सम ऑफ ऑल द पॉपुलेशन फाउंड इन एन एरिया क्या कहलाती है, कम्युनिटी कहलाती है। ठीक है, तो हमें यही 3 याद करने थे भाई, पॉपुलेशन, स्पीसीज और कम्युनिटी। तो हमने ये पता कर लिया। अब चलते वापस से अपने क्वेश्चन पर। इसमें पहला क्वेश्चन बोला गया ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन एन फॉरेस्ट। अगर एक फॉरेस्ट की बात की है मतलब उन्होंने एरिया डिफाइन कर दिया, एरिया तो डिफाइन कर ही दिया। अच्छा, एरिया डिफाइन कर दिया मतलब अब उस एरिया में पॉपुलेशन हमने कैसे कंसीडर किया, कितने ऑर्गेनिज्म कंसीडर किए, ऑल द ऑर्गेनिज्म। ऑल द ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी तरह की स्पीसीज है, चाहे वो टाइगर हो, डियर हो, घास हो, मैंगो प्लांट हो, नीम प्लांट हो, सबको कंसीडर कर रहे हैं। तो एक एरिया में मिलने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारी पॉपुलेशन को जब हम कंसीडर करते हैं तो ये कम्युनिटी बनती है। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कम्युनिटी को। तो फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कम्युनिटी को। सेकंड, ऑल द मैंगो ट्रीज इन एन फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है मतलब हमने एरिया फिर से डिफाइन कर दिया, और उस फॉरेस्ट में हमें सारे मैंगो ट्रीज मतलब स्पीसीज भी डिफाइन कर दी। हम एक एरिया की मिलने वाली एक स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिज्म को कंसीडर कर रहे हैं, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशन। क्योंकि हमने एरिया डिफाइन कर दिया है, तो जब स्पीसीज एक कन्फाइंड एरिया में या फिर डिफाइंड एरिया में मिलती है तो उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन। गांधी जी एंड यू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको और टाइम के बारे में पता लगेगा। भाई गांधी जी और हम सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्योंकि गांधी जी का जो अभी सर्वाइवल नहीं है, गांधी जी आज के टाइम पर तो है नहीं, तो हमारा और गांधी जी का पॉपुलेशन सेम नहीं होगा। ये एक अलग पॉपुलेशन है और गांधी जी अलग पॉपुलेशन को बिलोंग करते थे जब वो अपने टाइम पर रहे होंगे। क्योंकि पॉपुलेशन के लिए एक टाइम पर जिंदा रहना ज़रूरी है। तुम्हारे साथ गांधी जी पॉपुलेशन नहीं बना सकते,
स्पीसीज वो ज़रूर सेम रहती है हम दोनों की। रोहन फ्रॉम इंडिया एंड की फ्रॉम फ्रांस, ये दो बच्चे हैं। एक है रोहन फ्रॉम इंडिया, इंडिया मतलब हमने एरिया डिफाइन कर दिया, फ्रांस मतलब हमने एरिया डिफाइन कर दिया। यहाँ पर भी एरिया डिफाइन हो गया और यहाँ पर भी एरिया डिफाइन हो गया। अब हमने रोहन की बात की और की दोनों ह्यूमंस हैं भाई, ये भी ह्यूमन है और ये भी ह्यूमन है। स्पीसीज तो दोनों की सेम है, लेकिन क्योंकि अलग अलग एरिया में मिल रहे हैं तो इसलिए इनका पॉपुलेशन अलग होगा। ये अलग, एक पॉपुलेशन अलग पॉपुलेशन को बिलोंग करेगा और ये अलग पॉपुलेशन को बिलोंग करेगा। तो ये अलग अलग पॉपुलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज को। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन इस तरह से। फोर्थ ऑप्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज को, क्योंकि पॉपुलेशन को तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकता, अलग अलग एरिया में पाए जा रहे हैं, लेकिन स्पीसीज तो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक ही रहती है, तो ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। गांधी जी और यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज, सिमिलर स्पीसीज होती है। ऑल मैंगो ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, ये एक पॉपुलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, एक पॉपुलेशन है। ऑल ऑर्गेनिजम्स इन अ फॉरेस्ट, ये एक कम्युनिटी है, ये एक कम्युनिटी है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कंसेप्ट को ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि भाई जो कॉम्पिटिटिव रिलीज फिनोमिनन होता है, कॉम्पिटिटिव रिलीज जो फिनोमिनन है वो ये शो करता है, एनसीईआरटी में लिखा है कि भाई कंपटीशन होता है, कंपटीशन के होने का एक प्रूफ है कि कॉम्पिटिटिव रिलीज हम देख सकते हैं। अब कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है, क्या ये कंपटीशन का प्रूफ है, और अगर प्रूफ है तो किस तरह से प्रूफ है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। मान लो हमारे पास में एक जंगल है, ये बड़ा सा जंगल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इस एरिया में एक ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर पाया जाता है ए। ये जो हर्बीवोर है घास खाता है, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया कवर करता। अगर ये अकेले पाया जाता ए अलोन, तो ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता? पूरे एरिया में पाया जाता। तो इसका जो बायोटिक पोटेंशियल होता वो RA हो जाता। मान लो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है बी, अगर ये बी अकेला पाया जाता, अगर ये बी अलोन यहाँ पर पाया जाता, तो ये पूरा का पूरा कहाँ तक मिलता? यहाँ से लेके यहाँ तक मिलता, और इसका जो बायोटिक पोटेंशियल हो जाता वो RB, ठीक है। RA है, उसी तरह से RB होता। लेकिन आपको पता है, लेकिन जब हम दोनों को साथ में प्लेस कर देंगे, ए और बी को साथ में प्लेस कर देंगे, इसी जंगल में ए को भी प्लेस कर दें और बी को भी प्लेस कर दें, तो उस टाइम पर ए और बी अपना पूरा का पूरा एरिया में तो वो रह नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं कि निश ओवरलैप को बचाने के लिए, कि इनका जो ओवरलैपिंग पोर्शन है उसको बचाने के लिए, ये अपने अंदर में क्या करते हैं? अडेप्टेशन कर लेते हैं। इस एरिया में ए पाया जाएगा और इस एरिया में बी पाया जाएगा। ए ने अपना एरिया श्रिंक कर लिया, छोटा कर लिया, वो टोटल इसमें पाया जा सकता था। अगर इसने अपना एरिया श्रिंक किया है, मतलब इसका जो RA है वो अब RA' हो जाएगा, जो कि कम है। सेम जो B है, उसने भी अपना जो निश वैल्यू है वो श्रिंक किया है, मतलब RB' जो कि कम है। तो RA भी श्रिंक हुआ है और RB भी श्रिंक हुआ है। लेकिन जब कंपटीशन होता है ना, तो उसमें से एक सुपीरियर होता है और एक इन्फीरियर होता है। मान के चलते हैं कि A जो है वो सुपीरियर है। अगर A सुपीरियर है तो जो B का श्रिंक होगा वो ज़्यादा होगा। जो B का बायोटिक पोटेंशियल श्रिंक होता है वो ज़्यादा श्रिंक होता है एज़ कम्पेयर टू A। लेकिन श्रिंक दोनों का होगा, माइनस तो नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर भी पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर भी पड़ेगा। लेकिन जो ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है वो किस पे दिखाई दे रहा है? बी पर। इसका मतलब बी जो है वो कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर है। वो सुपीरियर कौन है? ए सुपीरियर है। अब कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब होता है कि मान लो हमने इनमें से किसी एक को भी रिमूव कर दिया, बी को रिमूव कर दो मान लो, या ए को भी रिमूव कर दो, किसी एक को भी रिमूव कर दो। तो जैसे ही आप एक को रिमूव कर देंगे तो आप कुछ दिन में देखेंगे कि जो ए स्पीसीज जो थोड़े से एरिया में ग्रो कर रही थी वो पूरे के पूरे एरिया में ग्रो करने लगेगी। उसका R इंट्रिंसिक रेट जो है वो वापस से उतना ही हो जाएगा जब वो अकेले ग्रो कर रही थी, RA वैल्यू जितना हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वन ऑफ competing species, वन ऑफ competing population।
जैसे ही हम एक कंपीटिंग पॉपुलेशन को हटाते हैं दो में से, तो जो बचा हुआ रहता है ना वो पूरे एरिया में स्प्रेड होता है। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ अदर, रैपिड ग्रोथ ऑफ रिमेनिंग, जो बचा हुआ वहाँ पे रहेगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है, वो उस पूरे एरिया को कवर कर लेता है। इसी फिनोमिनन को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। ये जो फिनोमिनन है जहाँ पे हम एक को रिमूव करके बहुत तेज़ी से इंक्रीज करते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। और ये जो कॉम्पिटिटिव रिलीज है ये हमें ये समझाता है कि भाई कंपटीशन इन दोनों के बीच में चल रहा था, इसी वजह से इन्होंने अपने एरिया को श्रिंक कर रखा था। जैसे ही कंपटीशन हटता है ये अपने एरिया को बढ़ा लेते हैं। तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव रिलीज, किस तरह से कंपटीशन के होने को समझाता है। इसका एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है स्कॉटलैंड कोस्ट का। जो स्कॉटलैंड है उसके कोस्ट में बारनेकल्स पाए जाते हैं, बारनेकल्स पाए जाते हैं। अब बारनेकल्स जो मिलते हैं ना वो बीच पे या फिर समुद्र के किनारे पे मिलते हैं। मान लो ये समुद्र है तो इस किनारे पे बारनेकल्स यहाँ से यहाँ तक मिलेंगे, यहाँ से यहाँ तक एरिया में। अच्छा, समुद्र के अंदर ना हाई टाइड और लो टाइड आती है। आपको मालूम होगा समुद्र के अंदर क्या आता है, हाई टाइड, जब उसका वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है उसको बोलते हैं हाई टाइड, और एक होता है लो टाइड। तो ये हमारे पास में है लो टाइड और ऊपर वाला है हमारे पास में हाई टाइड। तो दो तरह की टाइड समुद्र में दिन में आती हैं। अब जो बारनेकल्स हैं वो यहाँ से यहाँ तक पूरे में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दो बारनेकल स्पीसीज यहाँ पे ग्रो करती हैं। एक होता है बारनेकल बेलेनस, बेलेनस, और एक होता है बारनेकल कैथामेलस। दो बारनेकल स्पीसीज यहाँ पर ग्रो करती हैं, बारनेकल बेलेनस और बारनेकल कैथामेलस। क्योंकि ये दोनों साथ में ग्रो कर रही हैं तो इनको यहाँ पे अपना एरिया फिक्स करना पड़ेगा, जिसमें जो बारनेकल बेलेनस है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है। तो इसने पानी के नीचे वाला एरिया, जो ज़्यादातर टाइम पानी के नीचे रहता है, वो वाला एरिया चूज़ किया है। और जो बारनेकल कैथामेलस है वो ऊपर वाले एरिया में, वहाँ पे दिन में सिर्फ 2 ही बार पानी आता है, जब हाई टाइड आती है तो। पर अगर इसी एक्सपेरिमेंट में कॉर्नल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक छोटे से एरिया को कंसीडर किया और उसमें से सारे के सारे बारनेकल बेलेनस को रिमूव कर दिया। उन्होंने उस एरिया से, जो एरिया उनका एक्सपेरिमेंटल एरिया था, उससे सारे बारनेकल बेलेनस रिमूव कर दिए। जैसे ही बारनेकल बेलेनस रिमूव हुए तो बारनेकल कैथामेलस यहाँ से यहाँ तक पूरे में पाए जाने लगे। पूरे में बारनेकल ऐसे पाए जाने लगे चिपके हुए। इसका मतलब जैसे ही हमने एक सुपीरियर कॉम्पिटिटर को हटाया तो जो बारनेकल कैथामेलस था ये पूरे में फैल गया, जहाँ तक फैल सकता था फैल गया। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। और कॉम्पिटिटिव रिलीज कंपटीशन होने के प्रूफ के तौर पे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हमें पूछा गया है, कुछ इकोलॉजिकल टर्म्स दी गई हैं, इसको हमें समझाना है। जिसमें पहले हमें नीश दिया है, डोमिनेंट स्पीसीज किसी इकोसिस्टम में क्या होती है वो दिया है, कीस्टोन स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, इकोटोन क्या होता है, एज स्पीसीज और एज इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें समझानी है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं नीश कंसेप्ट। नीश काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इकोलॉजी का। नीश का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म एक एरिया में किस तरह का फंक्शनल रोल प्ले करता है। तो नीश को हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का उस एरिया में होने वाला फंक्शनल रोल। फंक्शनल रोल के अंदर सब कुछ इंक्लूड करते हैं भाई। नीश के अंदर में हम उसका हैबिटाट भी इंक्लूड करते हैं कि वो कहाँ पर पाया जाता है, वो क्या फीड करता है, उसका फीडिंग हैबिट भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, उसका टॉलरेंस, मतलब वो किस किस चीज़ को टॉलरेट कर सकता है, टेम्परेचर रेंज जो वो टॉलरेट कर सकता है उसको डिस्कस करते हैं। सनलाइट कितनी चाहिए होती है उसको, ये डिस्कस करते हैं, एटसेट्रा। तो सारी चीज़ें, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो ये उसका फंक्शनल रोल या फिर नीश कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, उस नीश से हम ये बता सकते हैं कि भाई उसका एक इकोसिस्टम में कहाँ पे उसको पोजीशन किया जाएगा। किसी भी एक इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर नीश, एक पर्टिकुलर स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म का ही
एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ही पास होता है। मतलब एक नीश जो होगा वो एक सिंगल पॉपुलेशन के पास में होता है। किसी भी ऐसा इकोसिस्टम, मान लीजिए एक इकोसिस्टम है, तो इस इकोसिस्टम में एक नीश पे दो पॉपुलेशन नहीं हो सकती हैं। एक नीश पे हमेशा एक ही पॉपुलेशन एक इकोसिस्टम में हो सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि दो इकोसिस्टम है, अलग अलग इकोसिस्टम 1 और इकोसिस्टम 2, इनके अंदर में जो नीश है वो मैच कर रहा हो, किसी एक नीश पे दो स्पीसीज़ हों, यहाँ पर पाई जाने वाली स्पीसीज़ और यहाँ पर पाई जाने वाली स्पीसीज़ का नीश मैच कर रहा हो, ये हो सकता है। लेकिन एक इकोसिस्टम में एक नीश वाला सिर्फ एक पॉपुलेशन ही होती है। ठीक है, तो ये हो गया नीश कॉन्सेप्ट। नीश के बाद आते हैं डोमिनेंट स्पीसीज़। डोमिनेंट स्पीसीज़ जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इकोसिस्टम में जो सबसे डोमिनेंट स्पीसीज़ होती है, मतलब सबसे ज़्यादा स्पीसीज़, चाहे हम उसको नंबर की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा नंबर में पाई जाती है उसको भी आप डोमिनेंट स्पीसीज़ बोल सकते हो, या फिर हाईएस्ट बायोमास, जिस स्पीसीज़ का, जिस पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा बायोमास होता है उसको भी आप डोमिनेंट मान सकते हो। तो जिसका हाईएस्ट नंबर और हाईएस्ट बायोमास होता है उसको हम डोमिनेंट स्पीसीज़ बुला सकते हैं। तीसरा है कीस्टोन स्पीसीज़। अब कीस्टोन स्पीसीज़ का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़। एक इकोसिस्टम में मिलने वाली जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ होती है उसी को हम कीस्टोन स्पीसीज़ बोलते हैं। कीस्टोन स्पीसीज़ का मतलब है, मान लो कि अगर कोई इकोसिस्टम है, बिना कीस्टोन स्पीसीज़ के वो ऑपरेट नहीं कर सकता। अगर कभी कीस्टोन स्पीसीज़ को हटा दिया जाता है, उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ को हटा दिया जाता है, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो कीस्टोन स्पीसीज़ वेरी असेंशियल होती हैं, वेरी असेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, फॉर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम के काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये जो कीस्टोन स्पीसीज़ होती हैं ये हो क्या सकती हैं? ज़्यादातर केस में अगर हम यूजुअली बात करें तो ज़्यादातर केस में ये टॉप प्रीडेटर्स होते हैं। जो सबसे ऊपर वाले प्रीडेटर्स होते हैं, टॉप प्रीडेटर्स, उनको हम कीस्टोन स्पीसीज़ बोलते हैं, क्योंकि वो अपने प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखती हैं और प्रे पॉपुलेशन के साथ में जितना भी इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी होता है उसको मेंटेन करके रखती हैं। तो जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, वुल्फ हो गया, ये सब जर्नली कीस्टोन स्पीसीज़ में काउंट की जाती हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टॉप प्रीडेटर्स ही सिर्फ कीस्टोन स्पीसीज़ हो सकते हैं। प्लांट से लेके छोटा एनिमल या बड़ा एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स कीस्टोन स्पीसीज़ की तरह बिहेव कर सकते हैं, है ना। लेकिन जर्नल अगर हम बात करें तो टॉप कार्निवोर्स नॉर्मली कीस्टोन स्पीसीज़ की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ये पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंडेमिक स्पीसीज़ का मतलब होता है एक ऐसी स्पीसीज़ जो किसी एक इकोसिस्टम में पाई जाती है और दुनिया में और बाकी कहीं पर भी नहीं पाई जाती। तो एंडेमिक स्पीसीज़ का मतलब होता है ओनली फाउंड इन एन एरिया, ओनली फाउंड इन अ सिंगल एरिया, जो किसी हैबिटाट में, किसी एरिया में पाई जाती है और दूसरी किसी एरिया में पाई नहीं जाती, तो उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज़। बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज़ होती हैं जो एक एरिया में मिलती हैं, बाकी किसी एरिया में नहीं मिलती। एंडेमिक स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट आइलैंड्स पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। जो आइलैंड्स होते हैं वो मेन लैंड से, जो मेन लैंड होता है उससे कटे हुए होते हैं, बीच में पानी होता है, ओशन होता है। तो जो आइलैंड पे बहुत सारे स्पीसीज़ या पॉपुलेशन ऐसी मिलती हैं जो बाकी दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, तो आइलैंड पे कई सारे एंडेमिक स्पीसीज़ हमें देखने को मिल रही होती हैं। अब बात करते हैं इकोटोन, एज स्पीसीज़ और एज इफेक्ट। एक्चुअल में ये तीनों कॉन्सेप्ट ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम इन तीनों को एक साथ ही डिस्कस करने वाले हैं। इकोटोन, एज स्पीसीज़ और एज इफेक्ट क्या होता है ये समझेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है इकोटोन, है ना, इकोटोन। अब इकोटोन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो। मान लो हमारे पास में एक इकोसिस्टम है इधर और एक इकोसिस्टम है इधर, ठीक है, इकोसिस्टम 1 और इकोसिस्टम 2। इन दोनों इकोसिस्टम के बीच में जो ओवरलैपिंग रीजन होता है, इस ओवरलैपिंग रीजन को बोलते हैं इकोटोन। मतलब ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, इसी ओवरलैपिंग रीजन को अपने क्या बुलाते हैं, इकोटोन। अब क्योंकि ये ओवरलैपिंग रीजन है तो इसका जो कंडीशंस होती हैं वो इन दोनों इकोसिस्टम की बीच वाली होती हैं, ट्रांजिशनल होती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे
इकोसिस्टम 1 है, इधर इकोसिस्टम 2 है। तो ये जो ट्रांजिशनल कंडीशन बनती है ना, ये इकोटोन में पाई जाती है या फिर ट्रांजिशनल कंडीशंस मिलती हैं। इसीलिए हम इकोटोन को कई बार ट्रांजिशनल जोन भी बोलते हैं। दो इकोसिस्टम के बीच में ट्रांजिशनल जोन। बहुत सारे टाइप के इकोटोन आपको मिलेंगे जो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बताएं ग्रासलैंड, ग्रासलैंड जो घास के मैदान होते हैं वो दो इकोसिस्टम के बीच में मिलते हैं, एक फॉरेस्ट और एक डेजर्ट। तो जो फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में इकोटोन मिलता है दैट इज ग्रासलैंड, है ना। इसी तरह से एक होता है मैंग्रोव्स या फिर एस्चुरीज। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, दलदली फॉरेस्ट होते हैं, वो ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन ओशन या फिर सी एंड लैंड के बीच में, है ना। जहाँ पे समुद्र और धरती मैच करती है तो वहाँ पे एक दलदली इलाका बन जाता है, उसको मैंग्रोव बोलते हैं। तो इनकी कंडीशंस बीच की होती हैं, मैच कर रही होती हैं, मिक्स होती हैं। इसी को हम ट्रांजिशनल जोन भी कह करके बुला रहे होते हैं, इसको इकोटोन भी बुला रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इकोटोन में ये इकोसिस्टम 1, ये इकोसिस्टम 2 जब आप इधर से इधर मैच करोगे तो ये जो एरिया बनता है ये अपने आप में एक नया इकोसिस्टम बन जाता है। ये जो इकोटोन है ये भी तो अपने आप में एक नया इकोसिस्टम हो गया ना। इसमें भी कुछ स्पीसीज पाई जाती हैं। इस इकोटोन में भी बहुत सारी स्पीसीज रिच एरिया बन जाता है। इसमें कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो सिर्फ इसी एरिया में पाई जाती हैं। भाई कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो सिर्फ इकोटोन में ही पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती हैं जो इकोसिस्टम 1 और इकोटोन दोनों में मिल सकती हैं, और कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती हैं जो इकोसिस्टम 2 और इकोटोन में मिल सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो यहीं पर मिलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो यहाँ दोनों के बीच में मिल सकती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो इन दोनों के बीच में मिल सकती हैं। इसी वजह से इसकी जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी डाइवर्सिटी की बात करें तो एक्सट्रीमली डाइवर्स रीजन होते हैं हमारे इकोटोन। इकोटोन जो होते हैं वो एक्सट्रीमली डाइवर्स रीजन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं एज स्पीसीज और एज इफेक्ट। ये जो हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी हमें इकोटोन में दिखाई दे रही है इसी को हम बोलते हैं एज इफेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। जो हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसी को हम क्या बुला देते हैं? एज इफेक्ट। कि ये बीच में पाए जाते हैं, है ना। और ऐसी स्पीसीज जो इकोटोन में पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं एज स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जो इस इकोटोन में पाई जाती हैं उसको हम क्या बुलाते हैं? एज स्पीसीज। तो यहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये फंक्शनल रोल है। डोमिनेंट मतलब जो सबसे ज़्यादा हो या सबसे ज़्यादा बायोमास हो, जिसका कीस्टोन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। एंडेमिक जो एक जगह पाई जाती है, बाकी कहीं पाई नहीं जाती। दो इकोसिस्टम के बीच में जो ट्रांजिशनल इकोसिस्टम बनता है उसको बोलते हैं इकोटोन। एज स्पीसीज यानी ऐसी स्पीसीज जो इकोटोन में पाई जाती हों। एज इफेक्ट, इकोटोन में बहुत ज़्यादा हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। जो स्पीसीज डाइवर्सिटी इकोटोन में इतना ज़्यादा रिच देखने को मिल रहा है, इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं एज इफेक्ट। तो ये सारा कंडीशंस हमने यहाँ पे